नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल अथर्व कलेक्शंस में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ वेरी एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी के कॉइन्स। और दोस्तों लेकिन आज का जो वीडियो होने वाला है वो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। बेसिकली इस वीडियो में जो भी आपको कॉइन्स दिखाए जाएंगे वो कोई भी कॉइन्स सेल के लिए मैंने डिस्प्ले पे नहीं रखे गए, लेकिन आपको उसके बारे में मैं डिटेल में जानकारी देना चाहूँगा कि कलेक्शन कैसे करते हैं, किस टाइप के कॉइन्स हमारे कलेक्शन में होने चाहिए और एक वाकई में नायाब कलेक्शन किस प्रकार का होता है। क्योंकि दोस्तों बात ऐसे है कि कलेक्शन तो बहुत लोग करते हैं, पर एक सिस्टमेटिक कलेक्शन करना और उस सिस्टमेटिक भी कैसे चीज़ों का कलेक्शन करना, वाकई में जो कॉइन्स रेयर हो और उसकी कोई आपको मॉनेटरी रिटर्न्स आपको मिले, वो होता है कलेक्शन। ठीक है, मैं हमेशा से वीडियो में बोलते आया हूँ कि इस कॉइन कलेक्शन के हॉबी को सिर्फ हॉबी की तरह रखो, ये बात तो 100% सच है। बट आप कॉइन्स ऐसे टाइप के कॉइन्स का कलेक्शन करो जो, देखो दोस्तों, कॉमन कॉइन्स आप यूँ रखने के लिए तो वैसे भी रख ही सकते हो कलेक्शन में। कॉमन कॉइन्स तो उसमें मतलब ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। मतलब ओल्ड कॉइन्स भी कॉमन मतलब जो पुराने कॉइन्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर एक सिक्का रेयर हो। आप अगर ऐसे ही कहने का मतलब ये है कि अगर काफ़ी सारे लोगों के पास पुराने सिक्के तो होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सभी सिक्के जो पुराने हैं वो रेयर है। ठीक है, तो आप अगर कलेक्शन कर रहे हो, इसका मतलब आप एक कॉइन कलेक्टर हो। और कॉइन कलेक्टर की जिम्मेदारी ये रहती है कि उसके पास जो कलेक्शन हो वो वाकई में एक लाजवाब कलेक्शन हो, वो रेयर कलेक्शन हो और वो डिस्प्ले में रखने लायक कलेक्शन हो। ठीक है दोस्तों, तो इसी वीडियो में मैं यही आपको बताने वाला हूँ कि मेरे पास कुछ रेयर आइटम्स आए हैं, मेरे पास कुछ रेयर कलेक्शन आया है। मैं वो आपके साथ आपको बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से वो रेयर कलेक्शन होता है और क्या क्या मेरे पास चीज़ें आई है। ठीक है दोस्तों, मेरे पास अभी कुछ दिनों में काफ़ी सारी अलग अलग रेयर चीज़ें आई है, लेकिन मैं आपको वो सारी ही एक वीडियो में नहीं बताऊंगा, मैं आपको उसके अलग अलग पार्ट्स करके बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हो, ये गोवा का कॉइन है। ये गोवा का कॉइन है। जब पोर्चुगीज़ ने जब गोवा पे कब्ज़ा किया था, जब पोर्चुगीज़ का राज था गोवा पे, तब पोर्चुगीज़ के शासनकाल में पोर्चुगीज़ और इंडिया ऐसे कॉइन छापे गए थे। मतलब इसी एक कॉइन पे इंडिया पोर्चुगीज़ ऐसा छापा गया था। आप देख सकते हो यहाँ पे INDIA, इंडिया। ठीक है, और दोस्तों इस कॉइन की खासियत ये है दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो इस प्रकार से जो कॉइन होते हैं वो काफ़ी कलेक्टेबल होते हैं। वो अपने आप में पहले से ही रेयर होते हैं, और उसमें भी ऐसी एक सुपर रेयर चीज़ निकल जाना, मतलब और उसमें ऐसी कोई खासियत होना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ये आप देख सकते हो, ये एक एरर कॉइन है दोस्तों। नए कॉइन्स में हमें एरर काफ़ी ज़्यादा संख्या में, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमें देखने मिलता है, लेकिन पुराने कॉइन्स में एरर निकलना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ये आप देख सकते हो, ये एक एरर कॉइन है और इस कॉइन को है ना डबल स्ट्राइक एरर कहा जाएगा। यानी कि ये जो कॉइन है ये मशीन मेड कॉइन है और मशीन में ये डबल स्ट्राइक हुआ है दोस्तों। आप देख सकते हो, ये देखो, इसके जो कुछ लेटर्स है, कुछ अंक है, वो यहाँ पे छप गए हैं, और ये एक्स्ट्रा मेटल एरर इसको बोल सकते हो आप। पंचिंग एरर कैटेगरी का कॉइन है ये, बट ये पूरी तरीके से नीचे फैल गया है। ये एक बहुत बड़ा एरर है दोस्तों। वैसे ही एक दूसरा एरर का कॉइन है मेरे पास, ये भी गोवा का ही है, लेकिन उसमें उस कॉइन के कंपैरिजन में थोड़ा और ज़्यादा एरर है। ये आप देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन कंडीशन का कॉइन है दोस्तों। और ऐसे सिक्कों की कोई फिक्स्ड प्राइस नहीं होती दोस्तों। मतलब ये कलेक्टर के ऊपर है, वो उसको कितने में बेचना चाहे, अगर सेल करना चाहे तो। अगर कहने जाए तो इसकी कीमत 5,000, 10,000, 20,000, ये कलेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किस कीमत में ये सेल करनी है।
आप देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में है ये। पास से दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो दोस्तों क्या बेहतरीन कंडीशन में ये एरर कॉइन है। ऐसा ही है कि दूसरा एरर का कॉइन है, पोर्चुगीज़ इंडिया का ही है, पर ये थोड़ा सा छोटा सा क्लिप कट एरर है, इसमें थोड़ा सा माइनर एरर है। ये देखो आप पास से दिखा देता हूँ मैं आपको। और जो पहले के मैंने जो 2 कॉइन्स बताए थे उसमें थोड़ा सा लार्ज एरर था, इसको हम बिग एरर भी कह सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों ये आप देख सकते हो 1936 का एक 2 आना है, जॉर्ज 5th किंग। काफ़ी लोग इसको जॉर्ज वी किंग भी बोलते हैं दोस्तों, लेकिन ये वी नहीं होता, ये 5 होता है रोमन अंकों में। रोमन अंकों में ये 5 ऐसा लिखा जाता था वी की तरह, तो ये जॉर्ज 5 किंग एम्परर ऐसा लिखा जाता था। और दोस्तों ये कॉइन 1936 का सबसे आखिरी सिक्का है। सबसे पहले ये सिक्का 1918 में बना था। 1918 में ये सबसे पहले सिक्का बना, छपा, मिंट हुआ। और 1936 में ये देखो 1936 में ये सबसे आखिरी बार सिक्का छपा है। दोस्तों जितने भी ये 2 आनास के कॉइन्स है ये सभी कॉइन्स स्कैर्स कैटेगरी में आते हैं। ये सभी कॉइन्स स्कैर्स कैटेगरी में आते हैं, ये आप देख सकते हो। और इनमें ऐसे कुछ रेयर डेट्स भी होती है, जैसे कि 1924 हुआ, 1924 रेयर है, 1927 थोड़ा स्कैर्स है। फिर 1920 का एक रेयर कॉइन है 1920 का। लेकिन दोस्तों ये मैं आपको कॉइन बता क्यों रहा हूँ, ये भी एक स्कैर्स कैटेगरी का कॉइन है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि एक ऑलमोस्ट क्लोज टू यूएनसी कंडीशन का कॉइन है। आप ये देखो, मैं एकदम आपको जूम करके बता रहा हूँ। 1936 ये आप देख सकते हो 19, ये मिटा हुआ नहीं है, ये इसके अंदर वो 1 चला गया है, ये कैप्सूल के अंदर नीचे 1936। ये देखो हर एक लेजेंड उभर के आ रहा है। इस पे देख सकते हो इसकी जो ये है कपड़ों की डिज़ाइन, वो भी एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख रही है। क्राउन का डिज़ाइन देख सकते हो आप। तो ये ऑलमोस्ट क्लोज टू यूएनसी कंडीशन का कॉइन है, या यूएनसी कैटेगरी का कह लो। तो दोस्तों कैसा होता है, अगर कोई कॉइन्स अगर स्कैर्स होता है और अगर वो यूएनसी कंडीशन में हो तो उसकी कॉस्ट और डबल हो जाती है। जैसे कि मानो कि अभी इस कंडीशन में भी इस सिक्के की आपको 400 से 500 रुपये आराम से मिल जाएंगे। 400 to 500 प्लस इजीली ये सिक्का बिक जाएगा आपका इस कंडीशन में हो तो। ठीक है। और अगर अल्ट्रा यूएनसी कंडीशन जिसको हम बोलते हैं, मतलब जो इसके ऊपर एकदम चमक है, इसके ऊपर भी चमक है, बट इसको हम क्लोज टू यूएनसी बोल सकते हैं। इसके ऊपर भी शाइनिंग है। अगर मैं कैप्सूल में से निकाल के बता दूँ तो इसके ऊपर भी आपको शाइनिंग देखने मिलेगी, लेकिन ये क्लोज टू यूएनसी है। इसके भी 400 to 500 रुपीज़ ईजिली मिल जाएंगे। ठीक है। बट ये सेलिंग के लिए नहीं है, ये जितने भी मैं कॉइन बता रहा हूँ आपको, ये बस आपको एक एजुकेशनल पर्पज़ से मैं बता रहा हूँ, पर्पज़ से आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये भी मेरे पास एक कॉइन आया है। ठीक है। और दोस्तों ये आप देख सकते हो, ये कच्छ का कॉइन है, ये कच्छ का कॉइन है। शुरू में मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था, पर बाद में थोड़ा स्टडी करके मुझे आइडिया लगी। ये देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत कंडीशन में ये प्रिजर्व हुआ है। ये आप देख सकते हो थोड़ा ऑक्सीडाइज हुआ है बीच में ये 3-4 जगहों पे, पर उसके बावजूद भी आप लेजेंड्स अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे, दूरबीन से देखोगे, पर उसकी भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ये ऐसे भी काफ़ी क्लियर ही दिख रहा है। दोस्तों ऐसे कॉइन्स आपको कलेक्ट करने चाहिए, ये आप देख सकते हो। दोस्तों ये कॉइन दोस्तों मुझे भी नहीं पता कि ये मतलब किस कालखंड में बना था दोस्तों। ठीक है।
हालांकि ये मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन ये आया है मेरे पास। और दोस्तों इस कॉइन की खासियत ये है कि 90% जो भी मेरे पास सिक्के हैं, 90% जो भी मेरे पास सिक्के हैं वो कॉपर के सिक्के हैं। तांबे और सॉरी कॉपर और ब्रॉन्ज, कॉपर और ब्रॉन्ज के सिक्के मेरे पास है ज़्यादातर। और ये एक जो सिक्का है ये एक ब्रास का सिक्का है दोस्तों, ज़्यादातर क्योंकि सिक्कों का चलन कॉपर में ही होता था। और दोस्तों ये आप येलो येलो देख सकते हो, येलो शाइनिंग है इसके ऊपर। बाकी जगहों से ये सिक्का थोड़ा ऑलमोस्ट काला हो गया है, पर ये इस चीज़ की वजह से मुझे आइडिया आई, ये जो चमक है ये सिक्का ब्रास का है। और दोस्तों इसके ऊपर जो लीजेंड्स है, दोस्तों लीजेंड्स माने ये जो भी लिखा हुआ है उसको लीजेंड्स कहते हैं। ये जितने भी लीजेंड्स है वो बहुत क्लियर है। अगर इसके ऊपर और थोड़ा रिसर्च करूँ तो ये मालूम पड़ जाएगी कि ये कौन से कालखंड में बना था, लेकिन अभी मैंने इसके ऊपर इतना स्टडी नहीं किया है। लेकिन मैंने वीडियो में आपको बता दिया कि मेरे पास ये सिक्का आया है, ठीक है। फिर ये आप देख सकते हो, ये भी एक एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी का कॉइन है दोस्तों, ठीक है। मैं प्राइस वाइज नहीं बताऊंगा इसमें इसकी क्योंकि ये वाकई में महंगा सिक्का है। और ये एक जेन्युइन कुषाण डायनेस्टी का सिक्का है। ये कुषाण कालखंड में बनाया गया था, जो कुषाण राजवंश थे, ये कुषाण काल में बनाया हुआ सिक्का है। ये आप देख सकते हो। इसको मैंने कैप्सूल में इसलिए रखा है सो दैट ये प्रिजर्व रहे और डिस्प्ले के लिए भी एक बहुत बेहतरीन तरीके से ये देखने मिल सकता है, ठीक है। फिर दोस्तों ये 10 पैसे के एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के मिश्र धातु में ये बनाए गए सिक्के थे, ठीक है। इसमें कुछ 10 पैसे के हैं और कुछ 20 पैसे के हैं, ठीक है दोस्तों। ये पाउच में मैंने रखे हुए हैं, मैं आपको क्लोजली बता देता हूँ एक बार। वर्ल्ड फूड डे के ऊपर ये जारी किया गया कॉइन है। वर्ष आप देख सकते हो 1982 और नीचे मिंट आप देख सकते हो हैदराबाद मिंट, स्टार मिंट मार्क यानी कि हैदराबाद मिंट, ठीक है। ये वर्ल्ड फूड डे के ऊपर जारी किया गया सिक्का था दोस्तों। ऐसे सिक्के 10 पैसे और 20 पैसे के डिनोमिनेशन में जारी किए गए थे और ये अब तक के रेयर कॉइन्स में शामिल हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है। 700 to 1000 रुपीज़ से ये सिक्के स्टार्ट होते हैं। 700 to 1000 रुपीज़ में आपको ये सिक्के मिल जाते हैं, ठीक है। ये सेल के लिए नहीं है दोस्तों, बट आपको ये एक जानकारी के लिए मैंने वीडियो बनाया कि ऐसे सिक्के आपको कलेक्ट करने चाहिए, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में कि अगर आपको सिक्कों का नॉलेज नहीं है, अगर आपको ज़ीरो नॉलेज है, तो आप सिक्का कहीं से भी परचेस मत करना, कहीं से भी नहीं, चाहे वो कितना भी आपको ओरिजिनल लग रहा हो। लेकिन अगर आपको सिक्कों का नॉलेज नहीं है तो आप सिक्कों को परचेस ना करें, ठीक है। और अगर आपको जो नॉर्मल सिक्के होते हैं, जो मतलब आपको मतलब 1 रुपये के 2 रुपये के जो कॉमोमरेटिव कॉइन्स जिनको हम बोलते हैं, जिनको हम फ़ोटो वाले कॉइन्स भी बोलते हैं आम भाषा में, तो ज़्यादातर 90% चांसेस है कि जो कॉमन कॉइन्स उनमें से होते हैं वो ओरिजिनल ही होते हैं। पर फिर भी अगर आप ऐसे वो भी वैसे भी कॉइन्स आप कहीं रोड साइड से या जो फुटपाथ पे बैठे हुए लोग रहते हैं उनसे कभी भी परचेस ना करना। अगर आपको बेसिक से बेसिक कॉइन से भी कलेक्शन स्टार्ट करना है तो एक रेप्यूटेड डीलर से स्टार्ट करना, रेप्यूटेड डीलर से ख़रीदना जो इनका काफ़ी सालों से एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड में। तो आप सिर्फ उन्हीं से सिक्के परचेज़ करना, जिससे अगर बाई चांस अगर ऐसा हो कि अगर कोई सिक्का नकली निकल जाए तो कम से कम वो इस बात की गारंटी ले कि हाँ भाई मेरी गलती है, इसमें ये सिक्का मेरे से इन्होंने लिया था और अगर इसमें कुछ डुप्लीकेट निकला है या कुछ गड़बड़ निकली है तो वो गारंटी दे कि वो सिक्का रिटर्न ले ले और आपको उसके पैसे भी रिटर्न दे दें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये मेरा एक रेयर कलेक्शन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 1950 दोस्तों, जब भी हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब ये हमारे आज़ाद भारत का सबसे पहला 1 रुपया है।
ये हमारे आज़ाद भारत का सबसे पहला 1 रुपया है और ये वज़न में थोड़ा भारी होता था। 1950 का भी एक रेयर कॉइन है। और उसके बाद 1954 का एक सिक्का है। ये एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी का कॉइन है दोस्तों। इसकी जो प्राइस है ये 7,000 रुपीज़ से स्टार्ट होती है। 7,000 to 10,000 के बीच में वेरी करती है, डिपेंड ऑन कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है ये, ठीक है। फिर दोस्तों ये एक वेरी एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी का कॉइन है। ये 2007 में बना था और ये आप देख सकते हो, इसको क्रॉस कॉइन भी कहा जाता है। क्रॉस कॉइन कहा जाता है और ये फेरिटिक स्टेनलेस स्टील मेटल के धातु से बनाया गया था। अब दोस्तों इस सिक्के की खासियत बताता हूँ मैं कि ये सिक्का एक विवादित सिक्का रह चुका है। ये एक विवादित सिक्का रह चुका है और ये सिक्का बैन किया गया है ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। दोस्तों ये सिक्का क्यों बैन किया गया था इसकी शॉर्ट में मैं आपको जानकारी देता हूँ। दोस्तों ये सिक्का इसलिए बैन हुआ था क्योंकि दोस्तों इसके पीछे वाले साइड पे ये जो क्रॉस बनाया हुआ है, कहा जाता है कि उस समय पे यानी कि 2007 के दरमियान ऐसा कहा गया कि ये क्रॉस यानी कि जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनका ऐसा मानना हुआ कि ये हमारे रिलीजन का एक हिस्सा है, ये जीसस क्रिस्ट का क्रॉस है, तो आप इसको ऐसे सिक्कों पे कैसे छाप सकते हो। तो दोस्तों इसी कुछ डिबेट इसके वजह से जो गैर समझ हुआ। हालांकि एक्चुअली इसका ये नहीं था, ये इंटेंशन नहीं था। इसका रियल मतलब मैं आपको बताता हूँ। इसका रियल मतलब ये था कि ये जो क्रॉस है और इधर जो 1 2 3 4 ये 4 डॉट्स दिए गए, ये एक यूनिटी का सिंबल है दोस्तों। ये एक यूनिटी का सिंबल है। तो ये यूनिटी के सिंबल के ऊपर बनाया था, लेकिन वो कुछ रीजंस के वजह से विवादों में चला गया और ये विवादित सिक्का होने की वजह से इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितने भी सिक्के छापे गए थे उसको रिटर्न ले लिया और ये बैन कर दिया। और ये बहुत ही कम ऐसे जो लकी कलेक्टर्स है उनके कलेक्शन में आता है। और ये एक जेन्युइन ओरिजिनल कॉइन है 2007 का क्रॉस 5 रुपीज़ का कॉइन। और ये भी 7 to 10,000 के बीच में इसकी प्राइस होती है, ठीक है। फिर ये आप देख सकते हो फुल शार्प रेडिड एज का लाल बहादुर शास्त्री जी का कलकत्ता मिंट का कॉइन। और ये एक सुपर यूएनसी कंडीशन में है, ये सुपर यूएनसी कंडीशन में है और ये रीडेड एज का कॉइन है। अब ये आप देख सकते हो, इधर से मैं आपको दिखाने का ट्राई करता हूँ। ये आपको शायद स्लीव में है इसलिए नहीं दिखे, लेकिन ये रीडेड एज है। वेट, हाँ ये आप देख सकते हो, रीडेड एज का कॉइन है ये भी अपने आप में एक रेयर कॉइन है, ठीक है। तो दोस्तों आने वाले अगली वीडियो में हम ऐसे ही आपको और नए रेयर कॉइन्स के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। और आज के लिए हमने थोड़ा लिमिटेड कॉइन्स आपको बताया, लेकिन मेरा इंटेंशन ये था कि आप तक सही जानकारी पहुँचे कि कॉइन कलेक्शन कैसे की जाती है, किस तरह के सिक्कों का कलेक्शन किया जाता है और क्या सावधानता हमें रखनी चाहिए सिक्के खरीदते वक्त कि हमें उस चीज़ का आगे जाके पछतावा ना हो, हमें नुकसान ना झेलना पड़े, ठीक है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं हम ऐसी हमारी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और हाँ, बेल नोटिफिकेशन ऑन मत करना भूलना, सो दैट बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखना, सो दैट हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।